हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि निम्नलिखित में से किसको या किन को भौगोलिक सूचना या जियोग्राफिकल इंडिकेशन की स्थिति प्रदान की गई है। तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट है अलग अलग राज्यों की, शहरों की। तो बनारसी जड़ी और साड़ियाँ, तो इसको क्या है, जीआई टैग मिला है। राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, तो इसको नहीं मिला है जीआई टैग अभी तक। ये 2018 क्वेश्चन है, उस वक्त तक नहीं मिला था। ठीक है, अभी पता तो नहीं है, लेकिन उस वक्त के अनुसार देखते हैं। तिरुपति लड्डू को मिला हुआ है। तो यहाँ 1 और 3। ठीक है, कर बनारसी साड़ियों को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त है, जो यह सुनिश्चित करता है कि इस नाम से केवल वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में बनी साड़ियाँ ही बेची जा सकती है। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा फेमस तो है, बट इसे जीआई टैग तिरुपति लड्डू तिरुपति लड्डू तिरुपति लड्डू को भी जीआई टैग मिला हुआ है, जिसका मतलब है कि यह विशेष प्रकार का लड्डू केवल तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम द्वारा ही बनाया और बेचा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है या नदियां हैं। तो यहाँ पे सहायक नदी दिबांग, ये कर्मिंग नहीं कामिंग है। ठीक है, कामिंग। लोहित। तो यहाँ पे तीनों नदियां का जो नाम है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो 1 और 2 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह अरुणाचल प्रदेश में बहती है और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। फिर है कामिंग। कामिंग जिसे जिया भरेली भी कहा जाता है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यह भी अरुणाचल प्रदेश में बहती है। फिर लोहित। लोहित नदी भी ब्रह्मपुत्र की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। फिर समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सैंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। तो रेड सैंडर्स, ये लाल चंदन की बात तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कहाँ पाया जाता है, कर यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली डिश प्रजाति है। तो ये बात क्या है, सही है। कर यह दक्षिण भारत के उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में ना पाया जाकर पर्णपाती वन में पाया जाता है। तो ये कथन गलत, बल्कि सही है। तो ये दक्षिण भारत के भाग में पाई जाने वाली डिश प्रजाति है। यह कथन बिल्कुल सही है। रेड सैंडल्स, जिसको लाल चंदन भी बोलते हैं, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली वृक्ष प्रजाति है। करेला दक्षिण भारत के उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के क्षेत्रों में अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है। ये तो कथन था, इसलिए गलत है। रेड सैंडल्स उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में नहीं बल्कि शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है। यह वर्षा वन क्षेत्रों का अति महत्वपूर्ण वृक्ष नहीं है, इसलिए दूसरा कथन गलत है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें या किन में शेल गैस के संसाधन पाए जाते हैं। शेल गैस, ये शायद हम किसी और में साइंस में शायद हम इसको रख लिए थे, तो देखे होंगे। तो शेल गैस या पत्थर का गैस कैम्बे बेसिन में पाया जाएगा, कावेरी बेसिन में और कृष्णा गोदावरी बेसिन में, सब जगह पाया जाएगा। तीनों आंसर सही होगा। तो भारत में शेल गैस के महत्वपूर्ण संसाधन कैम्बे बेसिन जो भारत में पड़ता है। ठीक है, फिर है कावेरी बेसिन, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। फिर है कृष्णा गोदावरी बेसिन जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तीनों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में शेल गैस की खोज और दोहन की संभावनाएं तलाशी जा रही है, इसलिए तीनों कथन सही है। फिर हाल ही में निम्नलिखित नदियों में किनके जोड़ने का कार्य किया गया था। तो ये क्वेश्चन 2017 का है, 16 का हो गए। ठीक है, तो गोदावरी और कृष्णा को उस वक्त जोड़ने का काम किया गया था। तो गोदावरी और कृष्णा नदियों को जोड़ने का कार्य हाल ही में पूरा किया गया। इस परियोजना को उद्देश्य गोदावरी नदी के अतिरिक्त पानी को कृष्णा नदी में हस्तांतरित करना है, जिससे कृष्णा नदी बेसिन में पानी की कमी को दूर किया जा सके। यह परियोजना भारत में नदी जोड़ने की परियोजनाओं का एक
फिर हाल ही में निम्नलिखित में से किसने एक लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जुड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है? तो बोल क्या रहा है, हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह निर्माण की संभावना का पता लगाया है? तो ये राजस्थान। ठीक है, राजस्थान सरकार ने एक लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना राज्य में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। फिर है भारत में एक ऐसा स्थान जहां यदि आप समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार ऐसा समय आता है कि समुद्री जल तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट पर वापस आता है। और जब ये पीछे हटा होता है, मतलब पानी कुछ किलोमीटर दूर तक चला जाता है, तब आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। यह अनूठी घटना कहाँ देखी जाती है? ठीक है, तो ये घटना जो है चांदीपुर में देखी जाती है। तो चांदीपुर उड़ीसा में स्थित है। यह अपने अद्वितीय ज्वारीय घटना के लिए जाना जाता है, जहां समुद्र का पानी दिन में 2 बार कुछ किलोमीटर तक पीछे हट जाता है, जिससे पर्यटकों को समुद्र तल पर चलने का अवसर मिलता है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में कौन खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल का सदस्य नहीं है? तो आंसर होगा ईरान। यहाँ पे सऊदी अरब, ओमान, कुवैत सभी है और भी देश है, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ये सब जीसी के सदस्य हैं, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के सदस्य हैं। ठीक है, ईरान इसका सदस्य नहीं। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। तो ध्यान देना है, तीस्ता नदी जो है नेपाल की तरफ से निकलता है। अब दोनों तो हिमालय से निकलता है, लेकिन स्थान अलग अलग है, इसीलिए कथन क्या होगा, एक तरह से गलत ही होगा। ठीक है, रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है, तो ये कथन क्या है, सही है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है, तो ये कथन भी क्या है, गलत है। केवल 2 ही क्या है, सही है। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन ये सिक्किम से होकर बहती है, ये कथन गलत है। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम में हिमालय से होता है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वतमाला के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। तो रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है, ये बात सही है, और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। रंगित नदी सिक्किम में उत्पन्न होती है और तीस्ता नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, वही बात है। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, ये कथन भी गलत है। तीस्ता नदी बांग्लादेश में क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, और क्या है, बांग्लादेश में ये नदी जो है जमुना नदी कहलाती है। ठीक है, एक यमुना तो यूपी में हो गया, अलग बात है। जमुना कहते हैं ब्रह्मपुत्र को, जो बांग्लादेश में जाती है। तो ये नदी जो है तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है और फिर संयुक्त धारा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। डायरेक्ट तीस्ता नदी का जो है मिलान बंगाल की खाड़ी में ना होकर ये क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने के बाद बंगाल की खाड़ी में जाती है, और ये सीधे भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचालित होता है जिसे डेंगू संचालित होता है। तो एक तरह से ये साइंस में क्वेश्चन रखा जाना चाहिए। चलिए यहाँ पे हमने सेट कर लिया है। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचालित होता है जिससे डेंगू संचालित होता है। तो जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। तो ये कथन भी सही है। दोनों कथन यहाँ पे क्या है, सही है। तो ये कर दो, दोनों सही है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचालित होता है जिससे डेंगू संचालित होता है। यह कथन सही है। जीका वायरस और डेंगू दोनों ही एडिज मच्छर की प्रजाति द्वारा फैलते हैं। क्या था, एडिज इजिप्टी। दूसरा है जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। यह कथन भी सही है। जीका वायरस संक्रमित व्यक्तियों से यौन संपर्क के माध्यम से फैल सकता है और गर्भवती महिलाओं के बच्चों में भी फैल सकता है। आगे देखते हैं। कभी कभी संचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द के संदर्भ में आते हैं। तो ये जो आते हैं ब्रह्मांड का परीक्षण और बोध से रिलेटेड है। ठीक है,
करे ये सभी शब्द ब्रह्मांड विज्ञान और सैद्धांतिक भौतिकी से संबंधित है। जो ब्रह्मांड इवेंट होराइजन, यह ब्लैक होल की सीमा है जिससे आगे कुछ भी यहाँ तक कि प्रकाश भी बच नहीं सकता है, इसको बोलते हैं इवेंट होराइजन। फिर है सिंगुलरिटी का, यह एक ऐसा बिंदु है जहाँ भौतिक राशि अनंत हो जाती है जैसे कि ब्लैक होल के केंद्र में। फिर है स्ट्रिंग थ्योरी, अरे यह एक सैद्धांतिक ढांचा है जो मौलिक कणों को बिंदु समान मानने के बजाय एक आयामी स्ट्रिंग के रूप में वर्णित करता है। फिर है स्टैंडर्ड मॉडल, अरे यह कण भौतिकी का एक सिद्धांत है जो ज्ञात मौलिक कणों और उनके बीच की शक्तियों को वर्णन। अरे यदि आप कोहिमा से कोट्टायम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से गुजरना होगा। एक तरह से ये क्वेश्चन जो है आपका कह सकते हैं मैथ बेस्ड है और ये एक तरह से टफ ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोहिमा से कोट्टायम तक पहुंचने के लिए, गंतव्य तक पहुंचने के लिए किन किन राज्यों से गुजरना पड़ेगा, यानी कितने राज्य से गुजरना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ऐसा होगा कि ये एक्सेप्शनल टाइप का क्वेश्चन होगा। तो 7 राज्यों से गुजरना पड़ता है कोहिमा से कोट्टायम तक में। कौन कौन राज्य? कोहिमा नागालैंड से, कोट्टायम केरल। अच्छा, उस शोर से हमको इस शोर तक केरल तक आना है, तो यहाँ तक पहुंचने में कितने राज्यों से गुजरना पड़ेगा? तो कोहिमा तो नागालैंड में है, तो नागालैंड कोहिमा आरंभिक बिंदु। फिर असम, असम के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल अच्छा उधर के रास्ते से डायरेक्ट पूर्वोत्तर से निकलते हुए आ रहे हैं, उधर पश्चिम बंगाल है। उसके बाद उड़ीसा है, उड़ीसा को रखा है। फिर आंध्र प्रदेश है, ठीक है, हाँ डायरेक्ट आंध्र प्रदेश, उधर तेलंगाना जाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगा, आंध्र प्रदेश। फिर है इधर तमिलनाडु और फिर केरल। तो 7 राज्यों से गुजरना पड़ेगा। और भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है? तो ध्यान देना है इसके लिए, लेबनान और सीरिया ही क्या है भूमध्य सागर की सीमा वाले देश हैं, बट जॉर्डन और इराक नहीं है। ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। फिर भूमध्य सागर की सीमा वाले देश हैं लेबनान, सीरिया, यहाँ पे जो ऑप्शन है। फिर जॉर्डन और इराक की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है, लेकिन जॉर्डन की सीमा क्या है? लाल सागर से लगती है, जबकि इराक की सीमा की बात किया जाए तो ये फारस की खाड़ी से लगती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। ये कौन सी बात है? आप उधर क्या है उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर राज्य तक पहुंच जाइए तो अनुमान लग जाएगा कि ये सिर्फ 5 राज्य से नहीं गुजरता है। एक्यूरेट नहीं भी पता हो तो इसको आप हटा ही सकते हैं। पर पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, तो ये भी कथन गलत है, ये लगभग 6 राज्य होना चाहिए। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। उपयुक्त प्रश्नों में कितने सही है? तो पुलिकट झील के लिए सिर्फ सही है कि ये 2 राज्यों में है, ठीक है। आइए देखते हैं। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये गलत है। हिमालय पर्वत श्रृंखला 10 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है। तो जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, टोटल 11 होना चाहिए, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में मिला के यहाँ क्या है? 10 लिया, 1 जम्मू कश्मीर, लद्दाख 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 10 ही दिया। उत्तर प्रदेश का नाम नहीं दिया है, ऐसा दिया तो है। अरुणाचल प्रदेश है, ये है, सिक्किम है, सिक्किम भी है। चलिए, तो 10 राज्य को यहाँ पे ध्यान में रखना है। पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए, यह कथन भी गलत है। पश्चिमी घाट 6 राज्यों में फैले हुए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। तो ऊपर से आ जाते हैं गुजरात, गुजरात के बाद बगल में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बगल में ही गोवा, थोड़ा सा जगह में, फिर कर्नाटक है, तमिलनाडु है और केरल है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई, यह कथन सही है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही? तो यहाँ पे घड़ियाल की बात किया जा रहा है, तो घड़ियाल जो है क्या भितरकनिका मैंग्रोव में पाया जाएगा? तो नहीं, चंबल नदी में।
तो ए सही है, चंबल नदी में। घड़ियाल एक प्रकार का मगरमच्छ है जो मुख्य रूप से भारत और नेपाल की कुछ नदियों में पाया जाता है। घड़ियाल के प्राकृतिक आवास के लिए चंबल नदी सबसे उपयुक्त स्थान है। बोल रहे चंबल नदी, यह नदी घड़ियालों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास है और यहाँ घड़ियालों की अच्छी आबादी पाई जाती है। फिर है भितरकनिका मैंग्रोव। यह उड़ीसा में स्थित है और खारे पानी के मगरमच्छों के लिए जाना जाता है, न कि घड़ियालों के लिए। ध्यान देना है, मगरमच्छ और घड़ियाल में कुछ कुछ इसका क्या है, फीदर्स बनावट में अंतर होता है, इसलिए मगरमच्छ और घड़ियाल को अलग रख के मानते हैं। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है और पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन घड़ियालों के लिए नहीं। एक है दीपरबिल, ये असम में होना चाहिए। और असम में स्थित एक मीठे पानी की झील है और विभिन्न प्रकार की जलीय वनस्पति के जीवों का घर है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं दीपरबिल है, झील है, मीठे पानी की झील है, ये याद रखना है। असम में है, ये रखना है, ये सब क्वेश्चन आता है। और विभिन्न प्रकार की जलीय वनस्पति और जीवों का घर है, लेकिन घड़ियालों। भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्व है? ये बंदरगाह आखिर क्यों विकसित किया गया है? तो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंच के लिए भारत को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, इसलिए चाबहार बंदरगाह बनाया गया। चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है और भारत के लिए इसका महत्व यह है कि यह पाकिस्तान से गुजरे बिना अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों तक पहुंचने का एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। इससे भारत के व्यापार और रणनीतिक हितों को बढ़ावा मिलता है। तो चाबहार बंदरगाह मुख्य रूप से अफ्रीकी देशों से व्यापार पर ध्यान केंद्रित है, ये तो अलग ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन को यहाँ पे है। फिर हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात की उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव था? तो ये 2017-18 के अनुसार एक तरह से करंट अफेयर मान लेंगे, तो उस वक्त के लिए ही है, इसको अभी के अनुसार याद रखने की जरूरत नहीं है। ये शायद कुन्नो पालपुर अभ्यारण्य होना चाहिए, ऑप्शन बी, ठीक है। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेरों की आबादी को देखते हुए उन्हें दूसरे उपयुक्त आवास में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है, ताकि उनकी आबादी को विविधीकृत किया जा सके और किसी एक स्थान पर महामारी या प्राकृतिक आपदा आने पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कुन्नो पालपुर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में इसी में एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में चुना गया है, क्योंकि उनके लिए उपयुक्त आवास प्रदान करता है। निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? सुमात्रा, बोर्नियो, जावा या श्रीलंका? तो ध्यान देना है, ग्रेट निकोबार के निकट, या आप मैप में देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? सुमात्रा है, ऑप्शन ए। ग्रेट निकोबार भौगोलिक रूप से सुमात्रा के सबसे निकट है। यह द्वीप इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अन्य द्वीप जैसे बोर्नियो, जावा और श्रीलंका ग्रेट निकोबार से काफी दूर है। मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा से पूर्ण रूपांतरण होता है? ये पर्ण। मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा से पर्ण रूपांतरण होता है? कठोर एवं भूमि पर, तो ये इस रूप में भी बदलते हैं। लघु पर्ण, छोटे छोटे पत्ते के रूप में, और मोटे कह सकते हैं। पर्ण की जगह काटे, तो ये सब पत्ती का रूपांतरण होता है मरुस्थलीय क्षेत्र में, ठीक है। तो तीनों कथन क्या होगा? सही हो जाएगा। कठोर एवं भूमि पर, हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, पत्तियों पर कठोर और भूमि परत जल वाष्पीकरण को कम करती है या पानी को अंदर रखने में मदद करता है। लघु पर्ण, स्मॉल लीव्स, छोटी पत्तियों सतह क्षेत्र को कम करती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। पर्ण की जगह काटे, कुछ पौधे में पत्तियां कांटों में बदल जाती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन के लिए सतह क्षेत्र और पानी का नुकसान कम हो जाता है। इसलिए तीनों रूपांतरण क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में पौधे द्वारा जल के ह्रास को रोकने के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सा से मानव क्रियाकलापों के कारण हाल ही में बहुत अधिक संकोचित हो गया है या सूख गया है? तो यहाँ पे 3 सागर का नाम है, तीनों सागर नहीं है, एक झील का नाम है। अराल सागर है, काला सागर है और बैकाल झील है। क्या तीनों मानव गतिविधियों के कारण सूखा है? तो सिर्फ एक, अराल सागर, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। अराल सागर मध्य एशिया में स्थित एक झील थी, जो सोवियत संघ द्वारा सिंचाई परियोजनाओं के लिए इसकी सहायक नदियों से पानी निकालने के कारण 1960 के दशक से सिकुड़ना शुरू हो गई थी। करिए दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित पर्यावरणीय आपदाओं में से एक है। काला सागर की बात किया जाए तो काला सागर एक महाद्वीपीय समुद्र है जो
दक्षिण पूर्वी यूरोप और पश्चिम एशिया के बीच स्थित है। हालांकि प्रदूषण और अति मछली पकड़ने जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हाल के मानव क्रियाकलापों के कारण ये बहुत अधिक संकुचित या सूखा नहीं है। बैकाल झील की बात किया जाए तो बैकाल झील दक्षिणी साइबेरिया यानी रूस में स्थित है। एक दरार झील है। यह दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी झील भी है। हालांकि इसे प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हाल के मानव क्रियाकलापों के कारण यह बहुत अधिक संकुचित या सूखा नहीं है। इसलिए केवल अराल सागर मानव क्रियाकलापों के कारण यह सूख गया है। ये कथन सही होगा। ठीक है, तो आज हमने देख लिया ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन। तो मिलते हैं कल साइंस के क्यूज के साथ, जिसमें करंट अफेयर भी रहता है और साथ ही साथ क्या रहता है, प्रीवियस क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।